चलो, गुड मॉर्निंग ऑल। सबको ऑनलाइन में आवाज आ रही है? टेक्स्ट करके बताओ। जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में डाल दिया? अरे यार, हटा देता हूँ उसको। प्रॉप समझ में आया? सबने ट्राई किया प्रॉप्स भेज के? अब समझ में आ रहा है हो क्या रहा है बेसिकली, है ना? कैसे हम लोग चीजों को यहाँ से वहां, हमारे डेटा को यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं ना। और हमेशा यूनि डायरेक्शनल फ्लो में ही होगा वो। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं उसमें। ठीक है। चलो, तो ये कार्ड हम लोगों ने क्या किया, ऐप के अंदर ही हम लोगों ने डेटा लिया। बरोबर है? देखो, ये कार्ड में हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, ऐप के अंदर ही हम लोगों ने डेटा बनाया है। दिख रहा है? ऐप सेक्शन के अंदर ही हम लोगों ने डेटा बनाया भी है। और उसी डेटा को हम लोगों ने मैप करके क्या किया, इसी के अंदर यूआई बना दिया। करेक्ट है? अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये यूआई हम लोग, ये मतलब कि ये डेटा को अब उधर भेज करके हम लोग उधर यूआई बना सकते हैं क्या? तो ये बहुत आसान चीज है, ध्यान में रखो, है ना? तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अब यही सारी चीजें मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। यही चीजों को मैं कट कर देता हूँ और मैं कहाँ चले जाता हूँ, मैं चले जाऊंगा होम के अंदर, जहाँ पर मेरा होम सेक्शन बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर मैं यूआई के अंदर ये सारी चीजें डाल देता हूँ, टेप की जगह पर डाल देता हूँ। ठीक है। चलो, इसको यहाँ डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, आइटम की जगह ले लूंगा क्या, प्रॉप्स। समझ में गया? props, यहाँ पर भी ले लूंगा। यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके नहीं रख रहा हूँ, मैं प्रॉप से ही निकाल ले रहा हूँ ये सारी चीज। समझ में आ गया? बट ये वाली जो आईडी मैंने की वाला जो यहाँ पर देके रखा है, ये इसको नहीं दूंगा। समझ में आया? इसको नहीं दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर प्रॉप्स तो रिसीव कर लिया मैंने, और अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो बेसिकली हमको प्रॉप्स आने वाला है। जो भी प्रॉप्स आएगा वो डॉट नेम डॉट स्टेटस वगैरह करके मैं कार्ड बना सकता हूँ। ठीक है। रही बात सीएसएस की, सीएसएस भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कौन सा सीएसएस कॉपी? एप्स कमांड पैड, ये कॉपी कर। चलो, सेव कर लिया। अब होम तक ये सारी चीजें पहुंचेगी कैसे? होम को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, हाँ। होम ऑलरेडी हम लोगों ने इंपोर्ट करके रखा हुआ है ना? बट लिखेंगे कहाँ पे अब होम को? अब होम को लिखेंगे, ये सारी रिटर्न रिटर्न कंडीशन अब हटा देते हैं आप। ठीक है। ये कंडीशन कंडीशन रिटर्न वगैरह सब कुछ हटा देते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर ये होगा
कि ये हमारी मैप मेथड है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कॉल बैक ले रहे हैं, कॉल बैक में एरो फंक्शन लगा है, तो कॉल बैक में अब मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, होम कंपोनेंट। समझ में आया? तो मैंने कॉल बैक में किसको रिटर्न कर दिया, होम को ही रिटर्न कर दिया। होम को रिटर्न करके मैं इसके अंदर अब प्रॉप क्या भेजूंगा, अब इसके अंदर मैं प्रॉप भेज दूंगा विच इज यूजर डिटेल्स इक्वल्स टू, मैं क्या कर दूंगा, सॉरी, अरे इक्वल्स टू मैं क्या भेज दूंगा, अब मेरे आइटम्स कौन से रहेंगे, आइटम रहेगा मेरे। अब मेरे एरे में, अब तो ये मेरा पूरा एरे है ना, यूजर एरे, इसको ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैप किया हुआ है। मैप किया तो कॉल बैक के अंदर आइटम क्या हो गया, मेरा एक एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट को भेज दूंगा मैं एज अ यूजर डिटेल। समझ में आया? तो अब क्या होगा बेसिकली, अब जो मेरा होम कंपोनेंट है वो, मतलब कि वो आपको यूआई पे दिखाई देगा, उतने बार वो कॉल होगा, मतलब जितने बार ये आइटरेट करेगा उतने बार होम कॉल होगा मेरा, और जितने बार मेरा होम कॉल होगा, माउंट होगा, उतने बार मुझे वहां पर दिखाई देगी चीजें। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, एक बार जाके हम लोग होम पे क्या करते हैं बेसिकली, पहले होम पे जाके हम लोग यूआई को हटाते हैं, ये यूआई को हटाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे एक H1 लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ होम कंपोनेंट। अरे एक H1 लिखूंगा मैं और यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से, होम। ठीक है, सेव करता हूँ। यहाँ ब्राउजर पे आप देखोगे तो होम कंपोनेंट आपको 4 बार नजर, क्यों 4 बार नजर आ रहा है, क्योंकि एरे की लेंथ 4 है ना, देखो एरे की लेंथ कितनी है, 4 है, देखो आईडी 4 है ना लास्ट, एरे की लेंथ 4 है। तो ये जो मैप मेथड है ये क्या कर रही है, 4 बार आइटरेशन कर रही है, 4 बार आइटरेशन कर रही है, तो 4 बार होम को क्या कर रही है, माउंट कर रही है बेसिकली, 4 बार यूआई पे माउंट कर रही है। पहली बार माउंट किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, तो 4 बार जब माउंट कर रही है तो आइटम भी रीड कर रही है, उसको हम लोगों ने एज अ प्रॉप भेज दिया। तो ये यूजर डिटेल्स को अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर अब मैं ये चेंज कर देता हूँ यूआई कंट्रोल Z करके, ठीक है चलो। तो यहाँ पर यूआई मैंने वापस से वही लेके आ गया लिस्ट वाला। अब प्रॉप्स पे हम लोग क्या रीड करेंगे, प्रॉप्स के अंदर हम लोग को क्या आ रहा है, यूजर डिटेल, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग लिखेंगे विच इज कांस्टेंट यूजर डिटेल्स को डिस्ट्रक्चर करेंगे कहाँ से, प्रॉप्स के अंदर। और यहाँ पे प्रॉप्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हम लोगों को क्या, user details। समझ में आया? जैसे ही मैं ये करके सेव करता हूँ, आप देखोगे एग्जैक्ट सेम यूआई मुझे यहाँ पर देखो। तो यूआई बनाया कहाँ पर हम लोगों ने, होम सेक्शन पे। डेटा कहाँ पर अवेलेबल है, ऐप सेक्शन पे। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से देखो रिएक्ट में काम होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंपोनेंट आर्किटेक्चर के ऊपर ये काम करता है। क्योंकि अगर कंपोनेंट को यूज नहीं किया, मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज नहीं किया, तो रिएक्ट यूज ही क्या किया फिर हमने। समझ में आ रहा है? क्योंकि रिएक्ट एक ऐसा टूल है, वैसे देखोगे आप जब बनाओगे, जब इसको बनाओगे तो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बात समझो, जब हम लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें रिएक्ट में डीबगिंग करना कितना आसान है, इसको डीबग करना कितना आसान है। क्योंकि हर एक कंपोनेंट, हर एक लॉजिक कहीं और है, यूआई कहीं और है, और हमको पता है कि कहाँ पर है, कौन से कंपोनेंट पे काम चल रहा है। आपको अगर बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे फ्लिपकार्ट ही ले लो, फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितना कुछ है यहाँ। देखो मैं यहाँ पर अगर ऐसे होवर भी कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि कितने सारे ऑप्शंस है, देखो कितनी सारी लिंक्स है, हाइपर लिंक्स, देखो मेंस कैजुअल, रेन कोट, विंटर, ये वो, देखो मतलब कितना कुछ है इसमें। और देखो हर चीज का सेक्शन बहुत अलग है आप, तो हर एक कंपोनेंट अपनी अपनी जगह अलग है। मान के चलो किसी रीजन से अगर मेरा ये शो नहीं हो रहा टू व्हीलर, तो मैं कहा जाऊंगा टू व्हीलर कंपोनेंट के अंदर। समझ में आ रहा है?
सीधा ही मैं कहा जाऊंगा, टू व्हीलर कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा, उसका कोड देखूंगा, वहीं गड़बड़ मुझे मिलेगी। मैं पूरी वेबसाइट चेक करूंगा क्या? मैं सीधा जाऊंगा टू व्हीलर कंपोनेंट के अंदर, मैं चेक करूंगा वहां पर क्या गड़बड़ है। तो बेसिकली ये होता है आपका रिएक्ट। बड़ा सा बहुत लार्ज स्केल की जब वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तो रिएक्ट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और कंपोनेंट आर्किटेक्चर को भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को हमारी डीबगिंग आसान हो जाए, हमारा टाइम सेव हो। कोई भी गड़बड़ होती है तो सीधा वो कंपोनेंट के अंदर जाए और उसको उठा के चेंज कर। समझ में आ रहा? क्योंकि अगर ये रिएक्ट ना होता तो हम क्या करते हैं, यही चीज हम लोग नॉर्मल HTML CSS में कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, कर ही नहीं सकते आप, कितना भी कुछ भी कर लो। आपने बनाया हुआ बस यही हो सकता है कि लॉग इन पेज एक है, कार्ट पेज एक है, बिकम अ सेलर वाला एक ऑप्शन है, ये सारे आपके अलग अलग पेजेस रहेंगे ध्यान में। बट इनको हैंडल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। अगर आप पेजेस बना के यूज करना चाह रहे हैं तो ध्यान में रखना, इसको इस्तेमाल करना, और मतलब कि इतने मल्टीपल पेजेस को हैंडल करना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप। कि मल्टीपल पेजेस में क्या होता है, फिर पेजेस का जितना लोड होगा वो उतना टाइम भी लेंगे लोड होने के लिए। यही देखो ना, आप ब्यूटी एंड टॉयज में देखो ना, कितनी चीजें आपको दिखाई दे रही। हाँ, हर एक के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो उसका एक अलग पेज है। समझ में आ रहा? हर एक लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो उसका एक अलग पेज है। कहीं पर जाएंगे तो देखो हर एक चीज का अलग पेज है, कार एंड मोबाइल वाला। इतने पेजेस बनाना पॉसिबल है क्या? और इमेजिन करो कि ये सारा कुछ सिंगल पेज के अंदर है। कितना आसान है सिंगल पेज लोड होना, है ना? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट। इस तरीके से ही यूज किया जाता है कि हम लोग हमेशा जो है ना, डेटा वगैरह कहीं और रखते हैं, क्योंकि एक ही जगह पूरा डेटा भी रखेंगे, एक ही जगह उसको चेंज भी करेंगे, उसको फिल्टर भी करेंगे, हाँ, उससे चीजें और सॉर्ट भी करेंगे, उसको और वहीं बना भी देंगे, तो गड़बड़ नहीं होगी बहुत ज्यादा। तो डेटा रखा कहीं और, उसको सॉर्ट किया कहीं और उसको बनाया कहीं, उसको यूज कर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों का डीबगिंग बहुत आसान हो जाता है, प्लस हम लोगों का मैनेज मतलब कि जो कंपोनेंट मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ध्यान में रखो, अगर रिएक्ट में मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के अगर आप काम नहीं कर रहे हो ना, तो फिर उसका फुल फ्लेज में यूज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये होगा। समझ गए ना? तो पहला तरीका आसान था या दूसरा तरीका? देखो, आसान तो पहला तरीका भी था, लेकिन दूसरे तरीके में क्या हो रहा है आपको, कि डेटा तो यहां से निकाल दिया अब हम लोग ने, अब आराम से पूरा UI हम लोग कहाँ बना सकते हैं? होम के अंदर। होम के अंदर कुछ दिख रहा है क्या? सिर्फ एक ही कोड है हमारे पास में होम के अंदर जावास्क्रिप्ट का, जो कि हम लोग प्रॉप रिसीव कर रहे हैं और उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ है क्या यहाँ पर? कुछ नहीं। समझ में आया? इस तरीके से ही काम किया जाता है हम लोग, हम लोग काम करते हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर की तो हटा दिया था हम लोगों ने, तो की कहाँ देंगे हम लोग, क्योंकि एरर तो चल ही रहा होगा मार्केट में हमारे पास में। तो राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ देखते हैं कंसोल में। तो देखो एरर तो आ ही रहा होगा यहाँ पे, विच इज चाइल्ड वाला एरर है ना, कि की मांग रहा होगा। देखो आ ही रहा है ना, ईच चाइल्ड लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉप। तो प्रॉप है ना, यूनिक की प्रॉप है ना। ऑलरेडी एक प्रॉप तो हम लोगों ने भेजा ही है, ऑलरेडी एक प्रॉप तो हम लोगों ने भेजा ही है, विच इज यूजर डिटेल्स। एक और प्रॉप भेज देंगे यहाँ पर, विच इज की। समझ में आया? और यहाँ पर ही हम लोग भेज देंगे विच इज आइटम डॉट। समझ गए? है ना? यहीं पर ही हम लोग क्या कर देंगे, ID लगा देंगे, इसको सेव कर देंगे, और यहाँ पर आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देखोगे कि वो एरर भी चला जाएगा, और इस तरीके से हम लोग। समझ में आया? वो की प्रॉप का अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ध्यान में रखो। वो किसके लिए होता है? वो सिर्फ और सिर्फ होता है रिएक्ट के लिए, ध्यान में। वो की प्रॉप होता है सिर्फ रिएक्ट के लिए, ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए वो सारे एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी कुछ गड़बड़ भी होगी तो आपको एरर भी तो दिखाना चाहिए ना, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो खराब हो रहा है आपका। तो वो उसके लिए होता है की प्रॉप। ठीक है, ऑनलाइन में सबको समझ में आया?
कैसे यूज किया हम लोगों ने इसको, कंपोनेंट को कैसे यूज किया हम लोगों ने? क्या एलआई के अंदर भी दे सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। की प्रॉप को एलआई के अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं, बट बेस्ट तरीका क्या है हम लोग की यहीं पर से ही भेज देना हम लोग सारी चीज। हिमांशु को ही समझ में आया या और भी बाकी लोग हैं? ये बहुत सारे यूनिक आईडी रहे तो सबको की देंगे। बेटा यूनिक आईडी तो इतने सारे दिए ही है ना हम लोगों ने यहाँ पर। 1 2 3 4 5 यहाँ पर दिख रहा है ना, 1 2 3 4। की और आईडी तो बस एक ही बार देना आपको, ये तो ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा ना आपका, जितने बार आइटरेट करेगा उतने बार आपकी आईडी चेंज होती जाएगी। पहले आइटरेशन पे 1 रहेगी, दूसरे आइटरेशन पे 2 रहेगी, तीसरे पे 3, और चौथे पे 4, 4। समझ में आया? ये तो आपको एक ही बार देना है, ये ऑटोमेटिकली तो चेंज होते ही रहेगी। उसके ऊपर आपको सोचना नहीं है ज्यादा, हाँ? बस आपको आईडी प्रोवाइड कर देनी। आईडी मांग रहा है, आईडी दे दो उसको। समझ में आया वंश आपको? आईडी प्रोवाइड करनी है आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ तो आपको बस लिख देना है उसको, ऑटोमेटिकली रीड कर ले। ठीक है, चलो। पक्का प्रॉप समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े हम लोग, प्रॉप से आगे बढ़े। चलो। यस्टरडे की क्लास का वीडियो शेयर नहीं किया? हाँ शेयर किया है मैंने, वो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल दिया मैंने शायद। एक सेकेंड ना, उसको मूव कर देता, नहीं तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे डाल दिया? हाँ, और जावास्क्रिप्ट का ड्राइव डिलीट कर दूंगा आज मैं, सेशन खत्म होने के बाद। ठीक है, ड्राइव फुल हो गया है मेरा, 12.49 हो गया। तो मैं डिलीट कर दूंगा, जावास्क्रिप्ट के नोट्स डाउनलोड कर लेना सारे के सारे, रिकॉर्डिंग्स वगैरह। ये ऊपर था ना इसलिए इसके अंदर डाल दूंगा। 3 9 ऊपर ही था क्या? ये, यस, 9 2। देखो ये कल का वीडियो, September 2। आ गया, चलो। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, प्रॉफ्स तो खत्म हो गए हमारे, है ना? अब हम लोग देखते हैं विच इज हुक्स। तो आज क्या बोले? प्रॉप्स के ऊपर असाइनमेंट नहीं है बेटा, अभी हम लोग जो बना रहे हैं सारे के सारे क्या एग्जाम्पल्स है। सीधा आपके ऊपर, आपके पास में आएगा प्रोजेक्ट, रिएक्ट का आएगा आपके पास में प्रोजेक्ट, सीधा सीधा उसमें आपका बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा सारा का सारा। समझ में आया? फिर भी स्टिल मैं प्रॉप्स वाले आपको असाइनमेंट देखता हूँ ढूंढ के, क्यों क्या होता है ना, रिएक्ट में असाइनमेंट देने को कुछ नहीं है। आप कितने रिएक्ट के कंपोनेंट, एक प्रोजेक्ट के लिए आपको एक पूरा का पूरा रिएक्ट का ये बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हालांकि वो भी सही है, प्रैक्टिस होती है आपकी, देखता हूँ मैं। मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उसके छोटे छोटे से, अगर असाइनमेंट्स मिलेंगे तो भेज दूंगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस कर लेना। चलो, तो यही है हुक्स, जिसने फंक्शन कंपोनेंट्स को क्या किया,
बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया, जिस वजह से आज क्लास कंपोनेंट यूज नहीं। अगर हुक्स नहीं होते तो हम लोग कभी फंक्शन कंपोनेंट को यूज ही नहीं कर रहे। हम्म? ऐसा नहीं था कि फंक्शन कंपोनेंट को तब यूज नहीं करते थे हम लोग। फंक्शन कंपोनेंट को यूज तब भी करते थे हम लोग जब क्लास कंपोनेंट यूज हो रहे थे बहुत ज्यादा। तब भी फंक्शन कंपोनेंट को हम लोग यूज करते थे। और क्यों यूज करते थे? जब हम लोग उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लिखते थे, हम लोग सिंपली उसके अंदर क्या बनाते थे? यूआई। समझ में आ गया? जब सिंपल यूआई हम लोग बनाते थे तब फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को यूज करते थे, क्योंकि उसके पास में कोई ऐसे कोई टूल्स नहीं थे ना, और ऐसे कोई मैकेनिज्म्स नहीं थे जिसकी वजह से वो डेटा को हैंडल करे, सॉर्ट करे, रखे अपने पास में। पॉसिबल ही नहीं था, है ना? क्योंकि रिएक्ट में एक री रेंडर होता है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, उससे आपको पता चलेगा कि दिक्कत क्या होती है बेसिकली। ठीक है? तो जो आपके क्लास कंपोनेंट है उन्हीं के पास में ऐसे टूल्स थे जो कि डेटा को हैंडल कर सके, है ना? अपडेट होने से रोके, जब भी हम चाहे तभी अपडेट हो, ऐसे अननेसेसरी अपडेट ना हो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट है रिएक्ट के, इतना समझो। जब अभी आप हुक्स यूज करना चालू करोगे, अभी तो हमने सिर्फ यूआई बनाया, है ना? अभी तक के हम लोग देखो किसी इक्वेशन पे नहीं गए, कोई चीजें हम लोगों ने चेंज नहीं की। अभी बटन क्लिक करने पे, ये करने पे, वो करने पे, है ना? किया है क्या अभी तक के हम लोगों ने? कुछ भी। तो जब इवेंट्स आते हैं और बहुत सारा हम लोग जब काम करते हैं ना यहाँ पे अर्थमेटिक इक्वेशन या कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है ना कि ये हमको रिएक्ट करने नहीं देता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स। तो वो साइड इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे काम हम लोग नहीं कर सकते। तो वो ही काम क्लास कंपोनेंट के अंदर ही किए जा सकते थे, क्योंकि उनके पास में ही ऐसे मैकेनिज्म्स थे जो इसके साइड इफेक्ट को हैंडल कर, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर नहीं थे। फिर फंक्शन कंपोनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुए सारे के सारे हुक्स, जो इसके वजह से हम लोग ये सारे जो साइड इफेक्ट्स है ये भी हैंडल कर सकते थे। इसीलिए फंक्शन कंपोनेंट आगे निकल गया और क्लास कंपोनेंट उसके कॉम्प्लिकेशंस के वजह से पीछे रहा। समझ गए? क्योंकि इसको बनाना और इसको यूज करना अपने आप में एक थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है। इसलिए फिर क्लास कंपोनेंट को टोटली डेप्रिकेट कर दिया। अब क्लास हम लोग फंक्शन कंपोनेंट यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, बहुत सारे रिएक्ट हुक्स है। समझ गया? यहाँ पर बोल रहा है hooks were added to React in version 16.8, है ना? Hooks allows function component to have access to state and other React features। पहले नहीं था, इसके बाद में इतनी फ्रीडम नहीं थी, इतना एक्सेस नहीं था कि रिएक्ट के सारे फीचर्स को ये एक्सेस कर पाए, है ना? स्टेट मैनेजमेंट जैसी चीजों को हैंडल कर पाए, डेटा को मैनेज कर पाए। देखो स्टेट कुछ नहीं है, स्टेट है डेटा। इतना समझ। यहाँ पे डेटा को बोला जाता है बेसिकली स्टेट, और स्टेट मैनेजमेंट, डेटा को हैंडल करना मतलब स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है? तो स्टेट को मैनेज करने के लिए और फिर रिएक्ट के सारे फीचर्स को यूज करने के लिए हुक्स इंट्रोड्यूस हुए। बिकॉज ऑफ दिस क्लास कंपोनेंट्स आर जनरली नो लॉन्गर। हुक्स के वजह से ही क्लास कंपोनेंट आपके अब इस्तेमाल में नहीं आते, क्योंकि हुक से ही आप लोग बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर बोल रहा है व्हाट इज हुक। तो यहाँ पे बोल रहा है hooks allows us to hook into react features such as state and life cycle method। अब ये लाइफ साइकिल मेथड क्या है? देखो यही से है ना जो बहुत परेशान करती है। एक रिएक्ट की लाइफ साइकिल मेथड ही है ना जो बहुत ज्यादा भयंकर परेशान करती है, कोई भी चीजें करने से रोकती है हम। समझ में आया? तो इसको पहले समझते हैं, क्योंकि हुक से पहले हम लोगों को कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम हुक्स तो समझ ही नहीं पाएंगे। इसका बेस समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है? तो इसको मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से आप लोगों को। टेक्स्ट कहाँ से लिख दिया था? दूसरा सेक्शन में चलो। हाँ।
तो यहाँ पर ले लेता हूँ, सबसे पहले हमारा रहेगा, देखो इसमें चार चीजें होती है। जी, सबसे पहला होता है आपका कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन। समझ में आया? फर्स्ट होता है आपका क्या, कंपोनेंट इनिशियलाइजेशन। समझ में आया? है ना? उसके बाद में सेकंड आपका होता है कंपोनेंट माउंट। फिर होता है कंपोनेंट अपडेट। और लास्ट आपका होता है विच इज कंपोनेंट अनमाउंट। समझ में आया? इतनी सारी चीजें होती है, और ये कैसे स्टार्ट होती है, ऐसे ही स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ से पहले चलेगी ये, है ना, फिर उसके बाद में चलेगी आपकी यहाँ से ये, उसके बाद चलेगी आपकी ऐसे, और उसके बाद चलेगी ये ऐसे। समझ में आया? हाँ, भाई प्रॉपर सर्कल नहीं बना पाया मैं, लेकिन ध्यान में रखो सर्कल में ऐसा रहता है। सबसे पहले क्या होता है आपका, कंपोनेंट इनिशियलाइज होता है। समझ में आया? मतलब जो आपको यहाँ पर यूआई पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये यूआई पे आने से पहले क्या हुआ, इनिशियलाइज हुआ, मतलब रीड हुआ। इनिशियलाइजेशन के बीच में अगर कोई भी एरर रहेगा तो एरर आ जाएगा आपको। माउंट होता है क्या, मतलब ये यूआई दिखता है क्या आपको, दिखाई नहीं देता ना। क्या होता है, पहले इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइजेशन में अगर कोई एरर आ गया तो एरर आ जाएगा, उसमें माउंट स्टेज फिर नहीं आएगी। माउंट होता है क्या फिर हमारा कंपोनेंट, नहीं। इनिशियलाइजेशन पे एरर आ गया तो माउंट स्टेज कभी आती ही नहीं। सबसे पहले हमारा कंपोनेंट क्या होता है, इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज होता है हमारा सबसे पहले हमारा कंपोनेंट। इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया तो फिर क्या होता है, कंपोनेंट हमारा mount। तो माउंट होना मतलब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये mount। ठीक है। उसके बाद में आपका कंपोनेंट क्या होता है, अपडेट होता है। मतलब अगर आपने कोई अपडेशन, बटन क्लिक करने पे कोई चीज अपडेट की, है ना, जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, 0 से 1 किया, 1 से 2 किया, तो कंपोनेंट क्या होता है आपका, अपडेट होता है। समझ में आया? है ना? और उसके बाद में क्या होता है, कंपोनेंट लास्टली आपका क्या होता है, अनमाउंट होता है। अनमाउंट मतलब क्या, अनमाउंट कैसे होगा, मतलब आप होम पेज पे थे, अबाउट पे चले, तो कंपोनेंट आपका क्या हो गया, जो होम पेज था वो अनमाउंट हुआ। आप कौन सा पेज माउंट हुआ, अबाउट। फिर से वो इनिशियलाइज होगा, फिर से वो माउंट होगा, फिर से अपडेट होगा, फिर से अनमाउंट। जरूरी नहीं हर कंपोनेंट भी अपडेट हो सकता है कोई कंपोनेंट अपडेट नहीं होते, वो फीचर्स डाले ही नहीं हम लोगों ने उसके अंदर अपडेट, तो अपडेट नहीं होगा, सीधा अनमाउंट होगा। समझ में आया? है ना? ध्यान में रखो, तो ये सर्कल में इस तरीके से प्रोसेस होती है। बिना इनिशियलाइजेशन के, बिना माउंट के कंपोनेंट अपडेट नहीं हो सकता। समझ में आ गया? बट बिना अपडेट के भी कंपोनेंट माउंट भी हो सकता है, इनिशियलाइज भी हो सकता है, और अनमाउंट भी हो सकता है। तो जो अपडेट है ना, ये तो ये वाली जो मेथड है आपकी कंपोनेंट अपडेट, तो बेसिकली ये वाला जो लाइफ साइकिल मेथड है ना, ये तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर रिक्वायर्ड है कंपोनेंट अपडेट करना तो अपडेट होगा, अदरवाइज अपडेट। समझ में आया? तो बात पता है क्या होती है, कि कंपोनेंट जब भी आपका अपडेट होता है ना, मान के चलो कि मेरे वेबसाइट पे बहुत सारा कुछ है, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लो, अब यहाँ पे बहुत सारा कुछ है। मान के चलो कि मैं इसका प्राइस चेंज करना चाहता हूँ, इस वाले कार्ड का ये वाला प्राइस चेंज करना। समझ में आया? तो बात क्या होती है ना, हम लोग ये कार्ड सेक्शन ही अलग अलग बना लेते हैं। मतलब कि ये जो कार्ड दिखाई दे रहा है ना, ये कार्ड का कंपोनेंट ही अलग है। एक सिंगल कंपोनेंट में मैंने क्या किया हुआ है, ये पूरा का पूरा डेटा भेज दिया हुआ है। कैसे भेजा, मैप करके डेटा भेज दिया, जैसे यूजर डिटेल्स हम लोगों ने भेजी। यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, हम लोगों ने कितने बार बनाई। यहाँ पर हम लोगों ने एक ही बार तो बनाया ना यूआई, बट हमको कितने बार दिख रहा है, 4 बार। वैसे ही ध्यान में रखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है फ्लिपकार्ट पे, ये जो इतने सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, लेआउट देखो सबका सेम ही है। तो डेटा मैंने क्या किया, मैप करके भेज दिया ये कंपोनेंट, वहां पर ये अपडेट हो गया। ठीक है। सो अब अगर यहाँ पे कोई चीज अपडेट होगी ना, तो ये पूरा का पूरा कार्ड अपडेट होता है। पता है क्या? ये पूरा का पूरा कार्ड अपडेट होता है।
तो कार्ड अपडेट होगा तो क्या होगा, ये सारे कार्ड्स भी क्या होंगे, अपडेट। ध्यान में रखो, इसको बोला जाता है री रेंडर में, कंपोनेंट री रेंडरिंग बोला जाता है। और ये कंपोनेंट री रेंडरिंग ही है जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली है, क्योंकि इसके वजह से ही सबसे ज्यादा दिक्कतें होती है, जो हम लोग बहुत हैंडल करना इसको मुश्किल होगा। बट जिस अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो देखो इतना ज्यादा भी टफ नहीं होगा, है ना, बहुत ज्यादा आसान कर दूंगा इसको मैं, बशर्ते कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जब भी मैं कोई चीजें यहाँ पे बताऊंगा, और इमीडिएटली इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं आने वाला समझ में, मैं आपको कह रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। अभी तो भी मैंने रिएक्ट पढ़ाना चालू किया तो काफी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आता है, बट इसके पहले की बात, जहाँ पे जब मैं नहीं पढ़ाता था रिएक्ट, उन लोगों को ये सारी चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि ये सारी चीजें होती क्या है बेसिकली। इतना समझो कि डेली प्रैक्टिस ही करोगे ना, अगर मेरा सेशन भी देख लोगे ना, तो भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। ध्यान में रखो ये सारी चीज, ठीक है। तो री रेंडर क्या होता है, तो देखो री रेंडर के ना बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। बेसिकली री रेंडर, अगर आपने कोई एलिमेंट को अपडेट किया, मतलब आपने स्टेट को अपडेट कर दिया, गलती मतलब गलती से नहीं, हम तो स्टेट को अपडेट करते ही चले, तो स्टेट को आपने अपडेट किया मतलब डेटा को आपने अपडेट किया, तो क्या होता है, आपका वो पूरा कंपोनेंट वापस से क्या होता है, री रेंडर होता है। माउंट तो ऑलरेडी हो गया है, वो इनिशियलाइज भी हो गया, माउंट भी हो गया, बट वो क्या होता है, एक बार फिर से री रेंडर होके रिफ्रेश होता है पेज पर। समझ में आया। तो पूरा कंपोनेंट ऊपर से लेकर नीचे तक के री रेंडर, उसमें क्या होता है, सारी चीजें रिफ्रेश होती है। ये एक दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो देखो अब इसको हैंडल कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो क्या बोल रहा है आप लोगों को, देयर आर 3 रूल्स फॉर हुक्स, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ए रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। ध्यान में रखो, जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बाहर बनाया ना कंपोनेंट के, बनाया कि नहीं बनाया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्या किया, ये ऐप कंपोनेंट है, हम लोगों ने बनाया कहां पर, बाहर बनाया ना इसको, ये अलाउ है। लेकिन हुक्स को आप ऐसे बाहर नहीं इस्तेमाल करते, उसको हमेशा आपको कहाँ यूज करना है, फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। समझ में आया? बनाना आपको यहाँ पर है, यूज आप उसको नीचे कर सकते हो रिटर्न में या कहीं पर भी, है ना। अगर आपने उसको यहाँ बना दिया, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट के अंदर करोगे तो हुक्स को, हुक्स आपका क्या है, जावास्क्रिप्ट का प्योर स्टेट मैनेजमेंट आपका मैकेनिज्म, इतना समझो। ये जेएसएक्स नहीं है, ये प्योर जावास्क्रिप्ट का आपका मैकेनिज्म है और मेथड है, तो उसको आप हमेशा यही यूज करोगे, है ना, यहाँ नहीं इस्तेमाल करोगे इसको, यहाँ नहीं बनाओ, ऊपर बनाओ। समझ में आया, है ना। वेरिएबल वगैरह सब ऊपर ही बनाते हैं ना हम लोग, रिटर्न में बनाते हैं क्या, ऊपर बनाते हैं। जो मेन चीजें रहेगी वो रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न के ऊपर ही बनेगा आपका, और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, ध्यान में रखना, ठीक है। ये पहला रूल है। दूसरा क्या बोल रहा है, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड एट द टॉप ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब जब भी हुक्स आप बना रहे हो सबसे ऊपर बनाओ। ऐसा नहीं कि नीचे अंदर कोई फंक्शन बना दिए फिर उसके नीचे आप हुक्स बना रहे, ऐसा नहीं। सबसे ऊपर आपको वो हुक्स डिफाइन करना, जो भी आप हुक यूज कर रहे हो। बहुत सारे मल्टीपल हुक्स है, एक एक करके सब देखेंगे हम लोग। तो जो हुक भी आप इस्तेमाल कर रहे हो हमेशा ध्यान में रखना टॉप। फिर मल्टीपल हुक्स यूज कर रहे हो तो एक के नीचे एक यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखो सबसे ऊपर का। समझ गए। लास्ट क्या हमारे पास में, हुक्स कैन नॉट बी कंडीशनल, है ना। तो हुक्स हम लोग बेसिकली इफ एल्स वगैरह ऐसे हम लोग बना, इफ एल्स वगैरह के अंदर हम लोग हुक्स को बना नहीं सकते, मतलब मैं इफ कंडीशन लिख दूं, स्विच स्टेटमेंट लिख दूं, उसके अंदर हुक को अगर मैं डिफाइन करूं तो भी गलत बात है। समझ में आ गया, है ना। हुक आपके ग्लोबली अवेलेबल होने चाहिए थ्रू आउट द कंपोनेंट, इसलिए इसको हम लोग किसी कंडीशन के अंदर भी नहीं डालते। समझ में आ गया। कंडीशन के अंदर भले उनको चेंज जरूर कर सकते हैं हम लोग, ध्यान में रखो, उनको बनाने की बात कर रहा हूँ, डिफाइन करने की बात। मतलब मैं वेरिएबल बनाऊंगा, मतलब यहाँ पे मान के चलो कि वेरिएबल यहाँ पे मैंने बनाया इस तरीके से, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू लिख दिया है मैंने, मान के चलो इस तरीके से राजेश। तो इस तरीके से बनाना मेरे को बाहर है, हालांकि इसको बाद में अगर मुझे चेंज करना रहेगा तो मैं फिर कंडीशन के अंदर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इनिशियली इसको बनाना मुझे ऐसे, वो कंडीशन के अंदर नहीं बना सकता। समझ में आ गया। तो ये चीज बेसिकली लास्ट कंडीशन में बोल रहा है। समझ में आया। तो अब ये री रेंडर क्या होता है,
अब ये समझना पड़ेगा। अब इंडेक्स को हम लोग इसको, ये कंपोनेंट का तो इस्तेमाल नहीं, इसको हटा देते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं। चलो सेव कर लेता हूँ, इसको भी हटा देते। चलो, तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, एक, अब मैं एक बटन लूंगा और एक हेडिंग एलिमेंट लूंगा। समझ में आ रहा है? और जैसा हम लोगों ने डॉम में चेंज किया था, बटन दबा के हेडिंग को चेंज कर दिया था, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया है ना? तो ध्यान में रखो, कॉन्स्ट वाला वेरिएबल तो चेंज नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये रीअसाइनमेंट तो नहीं देता है, मतलब रीअसाइन नहीं कर सकते हम लोग, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो लेट का यूज करना पड़ेगा ना हम लोगों को, है ना? वेरिएबल अगर चेंज करना है तो उसकी वैल्यू को, तो यहाँ पे लिखूंगा लेट, मान के चलो इस तरीके से मैंने कलर ले लिया, इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विच इज रेड। इसको मैं यूज करता हूँ इस H1 के अंदर, या तो यहाँ पे रेड की जगह हम लोग, हाँ ठीक है रेड ही ले लेते हैं। अब H1 के अंदर मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख दिया मैंने, सेव कर लिया। तो आपको यूआई पे क्या देखने के लिए मिलेगा, रेड देखने के लिए, आ गया रेड, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, उसी रेड के नीचे एक बटन भी लगा, एक बटन एलिमेंट ले लिया मैंने, और इसको बोल देता हूँ मैं क्लिक करके, ऐसे नाम दे देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो एक बटन आ गई मेरी, इसको क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये हेडिंग चेंज होनी चाहिए। समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, इस बटन को एक ऑन क्लिक दूंगा, दूंगा ना? तो ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर करूंगा, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर कर रहा हूँ, और इसके अंदर देखो मैं वो फंक्शन का नाम लिखूंगा जो मैं ऊपर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा ऑन चेंज हेडिंग। देखो यहाँ पर कॉल नहीं करना है आपको, मतलब कि पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। समझ में आया? जावास्क्रिप्ट में मतलब रिएक्ट में ऐसा ही होता है, ठीक है? ऑन क्लिक लगाया, फंक्शन को बस लिख दिया उसका नाम, उसको बनाना कहाँ पर है, रिटर्न के ऊपर बने, अंदर नहीं बना सकते, ध्यान में रखना है ना, क्योंकि रिटर्न तो रिटर्न हो रहा है ना, फाइनल रिटर्न हो रहा है ना, ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से मैं, कॉन्स्ट एरो फंक्शन का ही यूज करेंगे हम लोग, ध्यान में रखना है यहाँ पर हमेशा हर जगह। तो ऑन चेंज हेडिंग बना दिया मैंने, ये फंक्शन काम कर रहा है कि एक बार चेक कर लेंगे हम लोग कंसोल डॉट लॉग करके कि ऑन चेंज फंक्शन रनिंग। ठीक है, इस तरीके से बना दिया, सेव कर लेता हूँ इसको, और देखते हैं एक बारी हम लोग कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है क्या। बटन क्लिक करने पर रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। देखो मैं जो रिफ्रेश कर रहा हूँ वो रिफ्रेश करने की वैसे जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, वो आदत लग गई ना मेरे को इससे। ठीक है, और एरर भी आते रहते हैं ना यहाँ पे, उसको क्लियर करने के लिए भी मैं रिफ्रेश कर दूँ कि एरर देख लूँ मैं यहाँ पे कि आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए। तो देखो फंक्शन हमारा ट्रिगर हो रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन के अंदर अब मैं चेंज करूंगा किसको, हेडिंग। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा विच इज लेट कलर, सॉरी अरे लेट कलर के लिख रहा हूँ मैं, सीधा कलर लिखूंगा, कलर इक्वल टू, अब मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, लिखा ब्लू। ठीक है, तो जब भी मैं फंक्शन को क्लिक करूंगा, मतलब बटन को क्लिक करूंगा, तो कलर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ब्लू हो जानी चाहिए। ब्लू हो जाएगी तो कहाँ अपडेट हो जाएगी, आपकी यूआई पर होगी कि नहीं होगी? हाँ, इसको सेव कर दो। अब मुझे बताओ ये होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अगर ऐसा हम लोग लॉजिक के तौर पे देखें, जितना हम लोगों ने डॉम पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे ही तो चेंज करते थे ना हम लोग डॉम में भी, एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया और चेंज किए, है ना? यहाँ पे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि आपको H1 की? जावास्क्रिप्ट और HTML तो साथ में ही लिख रहे हो ना आप, तो एलिमेंट को तो आपको जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर जो आपका
वेरिएबल गया हुआ है उसको चेंज कर रहे हो आप, ये चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये भी अपडेट हो जाएगा। तो होगा कि नहीं होगा बाबा चेंज? होना चाहिए ना। ध्यान में रखो, ये होगा। समझ में आ रहा है? इंस्पेक्ट में देख के कोई एरर है क्या? देखो, इंस्पेक्ट में तो कोई एरर नहीं है हम लोगों को। जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो एक कंसोल भी डाल देता हूं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि फंक्शन तो कहीं रन नहीं हो रहा है ना। तो देखो मैंने एक कंसोल भी डाल दिया हुआ, रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको आप। और देखो यहाँ पर क्लिक के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो फंक्शन तो रन हो रहा है मेरा, लेकिन वेरिएबल चेंज क्यों नहीं हो? तो बेसिकली देखो क्या हो रहा है। देखो अगर ये ऊपर लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। डॉम में तो ये होता है ना, ऊपर ही लिखते हैं हम लोग सारी चीजें, लेकिन फंक्शन के अंदर तो चेंज हो जाती है। फंक्शन के अंदर अगर हम लोग उसको चेंज करेंगे तो चेंज होता ही है वो। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? दिक्कत ये है कि आपका कंपोनेंट जो है ना वो री रेंडर हो। जब भी आप किसी स्टेट को या किसी डेटा को अपडेट करते हो तो रिएक्ट क्या बोलता है, आपने डेटा अपडेट किया ना, चलो वापस से रिफ्रेश हो। क्या हुआ कि जैसे ही आप ये जो आपको मेथड है ना, मतलब ये जो प्रोसेस है ये बिहाइंड द सीन चल रही है। ये दिखाई नहीं देगी आपको, लेकिन समझना पड़ेगा। तो ध्यान दो यहाँ पर जो मैं चीज बता रहा हूँ। जब भी आप ये बटन को क्लिक कर रहे हो और आप जब भी इस कलर वेरिएबल को चेंज कर रहे हो, जैसे आपने चेंज किया, समझ में आया? जैसे ही आपने चेंज किया तो क्या हुआ, कंपोनेंट फिर से रीड हुआ, ऊपर से लेकर नीचे तक फिर रीड, ऊपर से लेकर नीचे तक फिर री रेंडर हुआ। तो जैसे री रेंडर हुआ इसने फिर से पढ़ लिया लेट कलर इक्वल टू रेड, पढ़ लिया ना कलर इक्वल टू रेड। और जो फंक्शन है क्या वो ये पढ़ेगा क्या? स्किप कर देगा इसको। तो ये तो कब पढ़ेगा, जब बटन के ऊपर क्लिक होगा। समझ में आया? बटन पे क्लिक किया आपने, जैसे वेरिएबल चेंज हुआ वैसे कंपोनेंट आपका क्या हुआ, री रेंडर हुआ। जैसे री रेंडर हुआ उसने क्या पढ़ लिया, कलर इक्वल टू रेड। और यहाँ पर क्या अपडेट हो गया, कलर इक्वल टू रेड। जिस वजह से अपडेट हो ही नहीं पाए। जितने बार आप कंपोनेंट को क्लिक करोगे, जितने बार आप फंक्शन को क्लिक करोगे, मतलब बटन को क्लिक करेंगे, उतने बार ये फंक्शन रन होगा, उतने बार ये अपडेट होगा, मतलब आपका स्टेट अपडेट हुआ, मतलब डेटा अपडेट हुआ। डेटा अपडेट हुआ तो कंपोनेंट फिर रेंडर हुआ, जिस वजह से उसने फिर से पढ़ लिया कलर इक्वल टू रेड। और ये कभी आपका चेंज हो ही नहीं पाएगा। हालांकि फंक्शन आपका काम जरूर कर रहा है, लेकिन री रेंडर की वजह से ये आपका डेटा अपडेट। यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिएक्ट, ये आपका डेटा ही चेंज नहीं होने देता। री रेंडर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, होने ही वाला है ये चीज। और आपको ग्लोबली डेटा अगर कहीं पे प्रोवाइड करना है तो ग्लोबली इसको बनाना भी पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर हर जगह इस्तेमाल करना चाहते हो रिटर्न के अंदर, तो आपको ध्यान में रखो ग्लोबली वो वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा आपको। ग्लोबली डेटा अवेलेबल करवाना ही पड़ेगा, तभी तो नीचे के कंपोनेंट आपके एलिमेंट्स जो है जेएसएक्स एलिमेंट, ये उन डेटा को इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज किसी फंक्शन के अंदर डाल दिया तो कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? अगर मैं इस कलर इक्वल टू रेड को अगर इस फंक्शन के अंदर अगर मैं डाल दूं, इसको हटा दूं, फंक्शन जाने दो इतना, अगर इसको मैं इसके अंदर बना दूं, तो देखो क्या ये रीड होगा क्या? क्योंकि ये तो फंक्शन के अंदर है, रीड ही नहीं हो पाएगा ये। आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ देखने के लिए मिलेगा, एरर मिलेगा आपको सिर्फ देखने के लिए। अनकॉट रेफरेंस एरर, कलर इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया? तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग, हमको ग्लोबली रखना पड़ेगा ये सारी चीज। समझ में आया? हाँ? हमको ग्लोबली ही रखना पड़ेगा। और बटन क्लिक करने पर ये चेंज हो रहा है, ध्यान में रखो। ये जो था कलर आपका ये चेंज जरूर हुआ,
लेकिन ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि जैसे ये चेंज हुआ वैसे नीचे जाने से पहले क्या हुआ, कंपोनेंट ही री रेंडर, कंपोनेंट री रेंडर हुआ, उसने फिर से कलर रेड रीड कर लिया और वही अपडेट होगा फिर से। ये होता है आपका कंपोनेंट री रेंडरिंग, बोला जाता है बेसिकली। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या आप लोगों को री रेंडरिंग का? देखो ध्यान में रखो, जितने बार आप स्टेट को अपडेट करोगे उतने बार आपका कंपोनेंट री रेंडर, उतने बार। समझ में आया है ना? ऑनलाइन में सबको समझ में आया कंपोनेंट री रेंडरिंग क्या होता है? और ये ध्यान में रखो, ये री रेंडरिंग, आपके कंपोनेंट री रेंडरिंग सिर्फ आपके अपडेट, जो कंपोनेंट अपडेट वाला जो आपका मेथड, लाइफ साइकिल मेथड होती है ना, वही आता है। इनिशियलाइजेशन के टाइम पे नहीं आएगा, माउंट के टाइम पे नहीं आएगा, अनमाउंट के टाइम पे नहीं आएगा, कब आएगा? अपडेट। ये कंपोनेंट अपडेट मतलब स्टेट अपडेट, स्टेट अपडेट मतलब कंपोनेंट री रेंडर। समझ में आया? हाँ? तो इतना समझो कि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, री रेंडरिंग, और इसी को यूज करके हम लोग देखेंगे यूज स्टेट। अब यही स्टेट को मैनेज करने के लिए, यही डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग हुक्स का यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता था पहले, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट री रेंडर होते, फंक्शन कंपोनेंट भी री रेंडर होते थे ना, तो यही तो दिक्कत होती थी। तो डेटा कहाँ इसी चेंज करेंगे हम, हुक से। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वो डेटा रख भी सकते हैं, मतलब उसको स्टोर करके रख सकते हैं, वो फिर री रेंडर से भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको, और वो अपडेट भी हो। समझ में आया? क्लियर है? तो ये देखेंगे हम लोग कल, ठीक है? कंपोनेंट के बाहर करेंगे तो देखो, अगर इसको कंपोनेंट के बाहर लिखेंगे तो क्या होता है, देखो। इसको हम लोग कट करते हैं, इसको लिख देता हम लोग कंपोनेंट के बाहर, ऐसा बोल रहे हो ना? तो ये लिख दिया हम लोगों ने कंपोनेंट के बाहर, है ना? यहाँ पर आ जाते हैं और रिफ्रेश को, इसको क्लिक करके चेंज करते हैं। समझ में आया? कोई भी चीज आप कर लो, इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कितना भी कुछ भी हो जाए, आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा तो नॉर्मल डिक्लेयर्ड वेरिएबल, ध्यान में रखना, हमेशा रीड कर लिए जाए, चाहे वो आप कंपोनेंट के अंदर रखो या बाहर रखो, ये हमेशा रीड कर लिए जाते हैं फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। क्लास कंपोनेंट के अंदर भी वही सारी चीजें होती है, देखो कोई डिफरेंट नहीं होता है। क्लास कंपोनेंट भी री रेंडर होते हैं, वो भी वही सेम काम करते हैं जो आपका फंक्शन कंपोनेंट करते हैं। समझ में आया? तो जब भी आप कोई भी डेटा को अपडेट करोगे, आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा, पूरी चीजें रीड करेगा। समझ गए? है ना? तो बस ये कॉन्सेप्ट समझ के रखो, कल जब हम लोग हुक्स देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये फिर इससे बाहर कैसे निकल, क्योंकि ऐसे तो नहीं कर पाएंगे हम लोग काम, चेंज तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। रिएक्ट से इतनी बड़ी वेबसाइट बनाएंगे और बटन का यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ही मतलब। समझ में आया? तो बाकी का देखते हैं हम लोग कल। बाय, टेक केयर।